Good morning, students. वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास एंड आज हम जो है वो करने वाले हैं रिविज़न, राइट? सो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम रिवाइज करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन शॉर्ट. तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जो भी है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी. बट आपको तब भी लगता है कि कुछ एक चीज़ ऐसी बची हुई है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है या कंफ्यूज कर रही है, देन यू कैन आस्क मी पर्सनली, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, राइट? इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन. सो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो हमारे लिए नया नहीं है ना, क्योंकि हमने जो है वो एंशियंट बुक्स की अगर हम बात करें इंडिया के, तो अर्थशास्त्र इज़ द प्रोमिनेंट बुक. इट इज़ अ वेल नोन बुक ना. और अर्थशास्त्र जो है उसी को हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं. ओके. तो जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की, जनरली जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी. ओके. तो मनी से रिलेटेड, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो क्या होंगी? इकोनॉमिक्स होंगी. हाउएवर व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर्स, आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ थिंग, इज़ नॉट अ सब्जेक्ट दैट ओनली डील्स विद मनी. इट हैज़ सम मोर थिंग्स टू स्टडी, राइट? पर बेसिकली जो होता है, क्योंकि हम वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ अर्निंग रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो दैट्स वाई अर्थशास्त्र को हम अगर कॉमन सेंस में या जनरल सेंस में देखेंगे तो वहाँ पर मनी से रिलेटेड एक साइंस उसे कहा जाता है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की. तो दो कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, एंशियंट इंडियन थिंकिंग एंड वेस्टर्न थिंकिंग. तो एंशियंट इंडियन थिंकिंग में आई हैव टोल्ड यू अबाउट अर्थशास्त्र, राइट? इट इज़ अ बुक रिटन बाय कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं. ओके. और ये साथ ही साथ इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है. एंड ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ चीफ एडवाइजर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? तो ये जो है बिफोर 300 BC के अराउंड इस बुक को लिखा गया था. और ये बुक, भले इसका नेम अर्थशास्त्र, बट बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द रूल्स, रेगुलेशन, मैनेजमेंट ऑफ द किंगडम. ठीक है. तो यहाँ पर पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसे डिस्क्राइब किया है. तो ऑब्वियसली जब आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ स्टेट आपको पढ़ना ही होगा. ठीक है. तो कौटिल्य डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को, दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द अर्निंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक्स वो साइंस है उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है जिसमें एक इंसान या एक ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ अर्न करता है, राइट? तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो भी अर्निंग होती है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज होती है. ठीक है. अब इनका कॉन्सेप्ट जो है वो मेनली ये कहता है कि किसी भी पर्सन का, यानी अगर हम इस दुनिया में आए हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, तो ऑब्वियसली इसमें फ़िलॉसफी कहीं ना कहीं होगी. इनका कहना है कि अगर इंसान का क्रिएशन हुआ है, ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट है वह पुरुषार्थ, जिसके अंदर आपको धर्म, अर्थ और काम, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. सो धर्म इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, अर्थ इज़ मनी एंड कामा इज़ द एक्शन ऑफ अ मैन, और हम उनकी ड्यूटीज़ कह सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ऑब्वियसली अगर आप धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अर्थ यानी मनी, राइट? और उस मनी को अर्न करने के लिए आपको कुछ काम करना होगा. एंड ही ऑल्सो सेज दैट कि आपका जो सुख है किसी भी पर्सन का, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उसने धर्म के लिए क्या किया है, राइट? तो रूट ऑफ प्लेजर इज सुख, और आप अपना सुख तभी आपको मिलेगा जब आप धर्म के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. ठीक है. और धर्म को फॉलो करने के लिए आपको मनी चाहिए, यानी अर्थ चाहिए. और अर्थ जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्थ, यानी मनी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है. साथ ही साथ इन्होंने जो है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, राइट? तो इन्होंने क्या किया है, राजा को हाईएस्ट पोजीशन दी है जस्ट आफ्टर द गॉड. बट स्टिल ही हैड टोल्ड कि राजा की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी
प्रजा को नॉरिश करे, उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाए। ओके, दूसरा जो हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्सेप्ट में, तो हम पढ़ते हैं J.K. मेहता को, हु वॉज अ प्रोफेसर इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन है, दिस इज़ बेस्ड ऑन अ फिलॉसफी। ओके, सो इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज एन अटेम्प्ट टू रीच द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस। यानी कि वो साइंस है जहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं, या हम ह्यूमन बीइंग के उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं जिसके थ्रू वो वांटलेसनेस यानी कोई भी इच्छा ना बचे ऐसी स्थिति तक पहुँचता है। ओके, तो इनकी डेफिनेशन जो है वो काफ़ी फ़िलासफ़िकल है। ठीक है, तो थियोरेटिकल वे में अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर आप जब बात करते हैं प्रोफेसर मेहता की, तो इनकी डेफिनेशन का बेसिक्स है कि ह्यूमन बॉन्ड्स जो होती हैं वो कॉज ऑफ सॉरो होती है, यानी अगर हम दुखी हैं तो जस्ट हमारी बॉन्ड्स यानी इच्छाओं की वजह से हैं। ठीक है ना, और हमेशा हम बिज़ी होते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, राइट। और उसके बाद अगर आप अपनी बॉन्ड्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी लाइफ हैप्पी होगी। ओके, और इकोनॉमिक्स जो होता है, इट कैन हेल्प मैन बाय सेटिस्फाइंग हिज रिड्यूस्ड वांट्स टू रीच द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस। इकोनॉमिक्स वो साइंस होगा जो कि हमारी जो बची हुई कुछ इच्छाएं हैं, जैसे हमने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों को कम कर लिया, तो उसके बाद जो बची कुछ ही हमारी इच्छाएं हैं, हमारी ज़रूरतें, उनको पूरा करने में इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, राइट। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो एक ह्यूमन बीइंग को आइडलाइज करती है, और यहाँ पर वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को इमेजिन करती हैं जिसकी इच्छाएं बहुत कम होंगी। मीन्स यू कैन से दैट कि एक सेंटली पर्सन, एक संत की तरह का पर्सन जिसके पास जो है उतने में काम चलाएगा और कम से कम इच्छाएं रखेगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इनकी डेफिनेशन के हैं कि लेज़र यानी ये रेस्टिंग टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जब हमारे पास में फ्री टाइम होगा तो हम हैप्पी फील करेंगे। मेथड ऑफ प्लेजर जो है दो हैं इन्होंने बताई हैं। एक तो हम अपने एक्सटर्नल पावर को जो है वो कोऑर्डिनेट करें माइंड के साथ में, तो इट विल अलाउ कि जो भी हमारे पास है उतने में हम अपना खुश रह सकेंगे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वांट्स होती है, बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो सेटिस्फेक्शन उनका किस तरह से करना है ये हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी हमारी प्राइमरी या बेसिक नीड्स हैं, कौन सी हमारी फर्स्ट नीड है, और किसको हम सेकेंडरी मान करके चलें। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने माना है कि आप अपनी बॉन्ड्स को जो है धीरे धीरे से रिड्यूस कर सकते हैं, और जब आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तभी आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आप पहुंच सकेंगे। ओके, इसके बाद आप जो है बॉन्ड्स को मिनिमाइज़ करना इनकी डेफिनेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को इमेजिन करती है जिसके पास बहुत कम इच्छाएं हैं, जो फ्री टाइम को एंजॉय कर सके, तो दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज़ क्रिटिसाइज्ड, राइट। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो इसका यही है कि ये फ़िलासफ़ी बेस्ड है। ठीक है, अगर हम अपनी इच्छाओं को कम करते जा रहे हैं, राइट, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और इसी तरह की अगर कंडीशन चलती रही तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो रिटार्ड हो जाएगा, क्योंकि सब लोग के पास जो कुछ है उसी में खुश है। दैट्स वाई आगे कुछ करने के लिए वो सोचेंगे नहीं। इमेजिनेशन ऑफ आइडियल मैन ये कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि जितना है उतने में खुश रहो, तो एक आदर्शवादी पर्सन जो है वही ऐसा कुछ कर सकता है। और इनका व्यू जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट करता है किस चीज़ को लेकर के, हाँ, कि मेंटल इक्विलिब्रियम जो है हर एक पर्सन का सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन ऐसा हर एक कंडीशन में नहीं होता है। और इनकी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स के स्कोप को बहुत नैरो बना देती है, तो दैट्स वाई इनकी डेफिनेशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। ठीक है, तो ये दो थे हमारे इकोनॉमिक थिंकर जो कि इंडियन इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड नाउ इट इज़ द टाइम फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक थिंकर्स। तो यहाँ पर आप 4 डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दैट हैज़ बीन गिवन बाय एडम स्मिथ।
ओके। और उसके बाद आप पढ़ेंगे वेलफेयर सेंटर्ड इकोनॉमिक्स, जिसे मार्शल ने डिफ़ाइन किया है। इसके बाद स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन, जो कि रॉबिन्स ने बताया है, और सैमुअलसन जो है उन्होंने ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन दी है। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे एडम स्मिथ से, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इनके कई सारे और भी फॉलोअर्स हैं। ओके। और इन्होंने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे पब्लिश किया गया था 1776 में, उन्होंने उसमें इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बताया था। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है वहाँ पर है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मार्शल की डेफिनेशन को ही वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, राइट। तो इनकी डेफिनेशन जो है उसमें वेल्थ को सेंटर पॉइंट मिला हुआ है और ह्यूमन बीइंग को सेकेंडरी पोजीशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैन इज एट सेकेंडरी पोजीशन। सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनका एक ही एम होता है, टू अर्न मनी। और इंडिविजुअल वेल्थ यानी हमारी किसी कंट्री के अगर इंडिविजुअल्स जो है वो रिच हैं तो ऑब्वियसली कंट्री जो है वो भी प्रॉस्पर होएगी, है ना। अब इसको क्रिटिसाइज़ ऐसे किया जा सकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की हम बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पर सेकेंडरी कर दिया है। दैट्स वाई ये डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अनड्यू एम्फेसिस ऑन वेल्थ आप दे रहे हैं, ठीक है। ये बात करता है सिर्फ इकोनॉमिक मैन की, क्योंकि इनका मानना है कि अगर इंसान कुछ कर रहा है तो सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस पर डिपेंड कर किस चीज़ के लिए होते हैं, उसका मोटिव होता है टू अर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोशल एंड एथिकल बिहेवियर को बिल्कुल पीछे ही छोड़ देते हैं, राइट। वेल्थ जो है इसको इन्होंने काफ़ी नैरो कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये वेल्थ से मतलब मनी से ही सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो डेफिनेशन है, अगर इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर होगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नैरोड हियर, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, ओके। वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, और इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जहाँ पर हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जैसे ही ह्यूमन वेलफेयर स्टार्ट होता है तो सोसाइटी डेवलप करना स्टार्ट करती है, राइट। तो इनका जो बेसिकली मानना है वो ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, राइट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके वेलफेयर का काम करते हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स। और वेल्थ जो है इट इज़ नॉट एन एंड, ये वेल्थ जो है वो हमारी लाइफ का मेन मोटिव नहीं है, बल्कि हमारी सारी की सारी जो वांट्स हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है, एक मीन्स हम उसे कह सकते हैं। सो इट इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स, राइट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को वो मानते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines the part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisite of well-being, right? तो यहाँ पे इनका मानना है कि जो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, या उसी को हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा है, तो वो हर एक पर्सन के हर एक बिजनेस, हर एक एक्शन, हर एक बिहेवियर को वो स्टडी करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल बिहेवियर है या सोशल बिहेवियर है, जो कि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अटेनमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर को जो है वो प्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर है, कोई बिजनेस ऑफ लाइफ है, तो उससे हमें वेल्थ तो मिलेगा, बट वेल्थ जो है वो किस लिए हमें ज़रूरत होती है, फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। सो मार्शल जो इनकी डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट की सिंपल एंड इजी डेफिनेशन है इनका। इकोनॉमिक्स में ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को इंक्लूड करते हैं, तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है ना। और मटेरियल वेलफेयर की स्टडी की बात करते हैं, और साथ ही साथ ये सिर्फ ये वेल्थ की बात नहीं करते हैं, बल्कि
बोथ मैन एंड वेलफेयर की बात करते हैं थ्रू वेल्थ, राइट। और उसके बाद साइंस एंड आर्ट दोनों ही माना है इन्होंने, क्योंकि जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच की तो वो साइंस होता है और प्रैक्टिकल अप्रोच की तो आर्ट होता है। दैट्स वाई इन्होंने इकोनॉमिक्स को दोनों ही माना है। और इन्होंने माना है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ना कि हम वेल्थ ऑफ सोसाइटी या वेल्थ ऑफ नेशन को स्टडी करते हैं, राइट। बट यहाँ पर अगेन वी हैव टू नो द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। सो इनकी क्रिटिसिज्म में फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म किया गया है दैट इज़ कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ये हम मार्शल ने क्लियर नहीं किया है, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच की का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये सोशल बिहेवियर यानी सोशल साइंस को स्टडी करने की बात करते हैं तो वो भी क्लियर नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि इन्होंने इकोनॉमिक्स जो है वहाँ पर रॉड ऑफ मनी को लिया हुआ है मेज़र करने के लिए इकोनॉमी को। तो ये भी आपकी डेफिनेशन को क्या करती है, कहीं ना कहीं नैरो कर देती है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। और इनकी डेफिनेशन को मटेरियलिस्टिक माना जाता है क्योंकि यहाँ हम सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे अर्निंग पॉसिबल है सबको हम स्टडी करते हैं, राइट। तो मार्शल की डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट यू नो दैट कि जितने भी डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे उसके कुछ अच्छे पॉइंट भी होंगे, कुछ एक उसमें डिमेरिट्स होंगे, कुछ डिफेक्ट्स होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड क्रिटिसिज्म दोनों ही आप स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कैसिटी सेंटर डेफिनेशन जो कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कल्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये सबसे ऐसा हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को वो साइंस बताया है जहाँ जो कि उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है जो कि हमारे पास जो ज़रूरतें हैं उनको और स्कार्स मीन्स यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके बीच के रिलेशन को स्टडी करती है। और ये भी इन्होंने बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं यानी मीन्स हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, राइट। और बेसिकली अब जब क्लास 12 में जाएंगे तो आपको ये जो थ्योरी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो इस बुक was published in 1932. The name of this book was An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. So इन्होंने यहाँ पर सारे डाउट जो इकोनॉमिस्ट के माइंड में थे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहे हैं, ओके तो वो नहीं वो सारे यहाँ पर आकर के इस बुक में क्लियर कर दिए गए थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमिक्स की एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग है। वी आर ह्यूमन बींग एंड वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, राइट। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी वॉन्ट्स को पूरा करेंगे वो तो भाई लिमिटेड ही है। तो वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये हमें डिसाइड करना होता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारी ज़रूरतों की हम बात करें तो क्या खरीदें और क्या छोड़ दें ये हमें डिसाइड करना होता है, राइट। तो एंड्स एंड स्कार्स मीन्स के बीच के रिलेशन को ये स्टडी करता है, उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है जो कि आपके एंड्स एंड मीन्स के बीच के रिलेशन को बताता है, राइट। तो प्रोपोजिशंस मीन्स बेसिकली इनकी जो डेफिनेशन है उसके बेसिक्स क्या है, तो ये इनकी बेसिक्स हैं दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। हम ह्यूमन बींग्स की जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। जबकि नेचुरल रिसोर्सेज आर स्कार्स, ठीक है। और एवरी नेचुरल रिसोर्स हैव सम अल्टरनेटिव यूजेस। सपोज़ करिए हम एक लैंड को लेकर के चलते हैं तो आप उस लैंड पर क्या कर सकते हैं, सपोज़ या तो आप वहाँ पर एक बिल्डिंग बना सकते हैं, रहने के लिए घर, एक स्कूल ओपन किया जा सकता है उसी लैंड पर। उसी लैंड पर आप एक हॉस्पिटल बना सकते हैं और उसी लैंड पर आप चाहें तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं यानी खेती कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक लैंड 4 जगह यूज़ किया जा रहा है, राइट। और मैन सेटिस्फाई देयर वांट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अर्जेंसी। हमारी जो ज़रूरतें पूरी करने का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जो हमारी सबसे पहली ज़रूरत होती है मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो अर्जेंसी के
पे डिपेंड करता है। सपोज़ करिए यू आर हंग्री एट दैट टाइम, यानी आपकी बेसिक, अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो करेंगे अपनी फूड की, ठीक। देन जब फूड हो जाएगा तो आप शेल्टर के बारे में, फिर क्लोथिंग के बारे में सोचेंगे। तो अर्जेंसी के का एक सीक्वेंस होता है, जितना अर्जेंट जो ज़रूरत होगी उतनी ही उसकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम रॉबिन्स की डेफिनेशन की, तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, ठीक है। इन्होंने इसे पॉजिटिव साइंस माना हुआ है, ठीक है। एंड देन रॉबिन्सन की डेफिनेशन जो है वो एनालिटिकल है, एंड इसके बाद इनकी डेफिनेशन जो है इसने काफ़ी वाइड किया हुआ है इकोनॉमिक्स का स्कोप, ठीक है। एंड देन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये यहाँ पर मीन्स और एंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो जस्ट लाइक यूएसए, या फिर सोशलिस्ट कंट्री हो जस्ट लाइक रसिया, सॉरी जस्ट लाइक जापान, ठीक है, या फिर कम्युनिस्ट कंट्री हो जस्ट लाइक रसिया, हर जगह पर इनकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, थेरेटिकल है, एंड्स और मीन्स के बीच में डिस्टिंक्शन बहुत बड़ा नहीं बताया गया है। एंड इसके बाद जो है इन्होंने इस डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। अब जब हम क्रिटिसिज्म देखते हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन का, तो वी कम टू नो दैट कि इन्होंने इकोनॉमिक्स का स्कोप इतना बड़ा कर दिया है कि उसे कम्प्लीटली समझना, ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिस्ट जो है उनका मानना है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली इसे हम अप्लाई करना चाहेंगे तो मुश्किल होगा, ठीक है। एंड्स और मीन्स इन्होंने कहा है, लेकिन एंड्स एंड मीन्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर बुक में नहीं किया गया है, ठीक है। और ह्यूमन कंडक्ट जो होता है ऑलवेज रेशनल नहीं होता, यानी हमने कहा कि हम ज़रूरतों को अपनी अर्जेंसी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से पूरा करते हैं, बट कभी कभी हमें सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखते भी कुछ चीज़ों को जो है वो करना होता है। तो दैट वाज ऑल द क्रिटिसिज्म। इसके बाद जो लास्ट हमारी डेफिनेशन है दैट इज़ द ग्रोथ सेंटर डेफिनेशन। इट हैज़ बीन गिवन बाय प्रोफेसर so this definition is given by Professor Samuelson, and he is the most prominent economist, and इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था in 1970 इनके आउटस्टैंडिंग contribution in the field of economics. So what does he say about the economics is that कि economics is the study how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative use to produce various commodities on time and distribute them for consumption now and in future and among various people एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, राइट। सो इनकी डेफिनेशन जो है वो काफ़ी डिटेल डेफिनेशन है। इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को और सोशल बिहेवियर को, कि कैसे या तो मनी का यूज़ करके या विदाउट यूजिंग मनी हम अपने स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, उनको कैसे हम यूज़ करें, ठीक है, ताकि वेरियस कमोडिटीज़ को हम प्रोड्यूस कर सकें ऑन टाइम और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर द कंजम्पशन, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आगे आने वाले समय के लिए, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर काफ़ी वाइड डेफिनेशन दिया है जिसमें इन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है, ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर इंक्लूड किया है, मनी और विदाउट मनी भी इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वेल्थ हो, ठीक है ना। दूसरा, इन्होंने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को यूज़ करने की बात की है,
और उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, वो भी टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है और ये बात करती है ग्रोथ की, क्योंकि हमेशा से जो भी कंट्री होती है वहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है, जो भी है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो डेवलपमेंट में हम हर एक एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर को भी इंक्लूड करते हैं। एंड इन्होंने साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन की भी बात कर रखी है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन भी जो है वो ग्रोथ की बात करती है और डायनामिक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट ऑफ टाइम को लेकर के चलते हैं और साथ ही साथ ये प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी बात करते हैं, राइट। तो दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब जब हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं तो वी शुड डिसाइड कि विच वन ऑफ द डेफिनेशन इज़ द बेस्ट, राइट। सो जब हम बेस्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हम मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन को जो है वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो हैं वो बाकी सारी डेफिनेशन से ज़्यादा यूज़फुल माने गए हैं, ठीक है। हाउएवर ऑल द डेफिनेशन स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक्स, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, बट हम यहाँ पर मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन को जो है वो कंपेयर करेंगे, देन उनके बीच का डिस्टिंक्शन भी देखेंगे। तो डेफिनेशन ये दोनों जो हैं उनमें कुछ एक सिमिलैरिटीज़ हैं, सच एज बोथ मार्शल एंड रॉबिन्स, जिनकी डेफिनेशन जो है वो एम्फसाइज करती हैं दैट इकोनॉमिक्स वी स्टडी मैन एंड एक्शन ऑफ मैन। तो उन्होंने बताया कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे ह्यूमन बीइंग को और उनके एक्शन को, ठीक है। तो मैन और उनकी एक्टिविटीज़ को जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी मनी है या वेल्थ है उसको सेकेंडरी पोजीशन मिलती है, ठीक है। वेलफेयर और स्कार्सिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो फंडामेंटली हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड सिर्फ इनको ऐसा माना गया कि टर्म्स डिफरेंट है, क्योंकि वेलफेयर जो है वो तभी पॉसिबल है जबकि हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सबसे अच्छे से करें, ठीक है। उसके बाद मार्शल एंड रॉबिन्स दोनों ही हैं, तो इन्होंने इम्पोर्टेंस टू मैन यानी ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है देन वेल्थ, ओके। उसके बाद दोनों ही एम्फेसिस देते हैं अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, राइट। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टिंक्शन की। तो ये जो डेफिनेशन है मार्शल और रॉबिन्स की, तो मार्शल की डेफिनेशन काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल है एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल ऑल्सो, ओके। एंड देन अगर हम बात करते हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन की तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, राइट। एंड देन मार्शल की डेफिनेशन जो है वो वांट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इट्स नॉट साइंटिफिक एट ऑल। रॉबिन्स की डेफिनेशन साइंटिफिक है, डिपेंडेंट है और क्लासिफिकेशन ऑफ वांट इन्होंने किया हुआ है, ओके। इसके बाद जब हम वांट्स की बात करते हैं तो मार्शल की डेफिनेशन जो है वो मटेरियल वांट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो कॉजेज़ ऑफ मटेरियल वेलफेयर जो है उसको बात करते हैं। तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम सोसाइटी की इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, राइट। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं तो मार्शल की डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक को एक ऐसी स्टडी मानती है जहाँ पर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे इनकम हमें मिले और कैसे हम उसका यूज़ करें, राइट। जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो वांट्स यानी कि हमारी एंड्स एंड मीन्स के बीच के रिलेशन को हमें बताती है। मटेरियल वेलफेयर को जब हम कंसर्न में लेते हैं तो मार्शल जो है उनकी इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द मटेरियल वेलफेयर ऑफ पीपल ओनली, ठीक है। लेकिन जब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कॉजेज ऑफ मटेरियल वेलफेयर कैसे होगा, उसके कारण क्या है, इसको वो बताते हैं, ठीक है। मार्शल की डेफिनेशन जो है प्रैक्टिकली ठीक अच्छी है और रॉबिन्स की डेफिनेशन थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मार्शल की डेफिनेशन
का स्कोप थोड़ा नैरो है, क्योंकि ये सिर्फ उन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जहाँ पर मेनली मनी इंक्लूड होता है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन वाइडर स्कोप रखती है बिकॉज वो ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर फर्स्ट, जहाँ पर से आपको कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, देन कंपैरिजन of Marshall and Robbins definition, similarities of Robbins and Marshall's definition, then economics is the study of इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। तो ये सारी की सारी जो डेफिनेशन पढ़ी है आपने, वहाँ पर ये सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं चैप्टर सेकंड। सो चैप्टर सेकंड जो है दैट इज़ द मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, ये टर्म जो है लैटिन वर्ड स्टेटस से ली गई थी। स्टेटस जो है जर्मनी से स्टैटिस्टिक वर्ड के फॉर्म में इन्होंने यूज़ किया, और सबसे पहले गॉल्फ्रेड वॉल ने 1749 में इस वर्ड का यूज़ किया था। दैट्स वाई उन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटस या स्टैटिस्टिक्स जो थी पहले हम उसे पॉलिटिकल स्टेट के रूप में जानते थे, और जब हम पॉलिटिकल स्टेट को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे डाटा को पढ़ना होता है। स्टेट में कहाँ कैसी कंडीशन है, कितना अर्निंग है, कितना कंट्रीब्यूशन और है लोगों का स्टेट के लिए। ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट, तो दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स जो है उसे हमने आगे जा कर के इन द फॉर्म ऑफ डाटा यूज़ किया। ओके, तो इसे दो सेंसेस में यूज़ किया जाता है, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। तो जब हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक जो होता है इट्स न्यूमेरिकल फैक्ट जिन्हें सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया गया है, और सिंगुलर सेंस में ये एक साइंस या मेथड है जिसके थ्रू हम डाटाज जो हैं उन्हें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सेंस जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो स्टैटिस्टिक्स है ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं बल्कि कई सारे डाटा को कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जिन्हें हम कलेक्ट करने के बाद उनके एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस वगैरह यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, और उन्हें कंपेयर करते हैं, उनका कंक्लूज़न भी हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, इसके पीछे कई सारे कॉजेज़ होते हैं। ओके, और स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो रीज़नेबल एक्यूरेट होता है, पर उसे हम फुली एक्यूरेट नहीं मान सकते हैं। ओके, और जो भी डाटाज होते हैं उन सारे डाटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, साथ ही साथ इन्हें सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट किया जाता है विद सम प्री डिटरमाइंड पर्पस, और इसका जो भी हमारा पर्पस होता है वो हमें पहले से पता होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो हम स्टडी करेंगे उस लोगों की पॉपुलेशन को लेकर के, है ना। तो हमें पता होता है कि हमारी जो भी स्टैटिकल स्टडी है उसका पर्पस क्या होने वाला है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सिंगुलर सेंस में, तो आई हैव टोल्ड यू कि ये एक टेक्निक या मेथड है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डाटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है, राइट। तो इसके कुछ एक स्टेजेस होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी। फर्स्ट होता है इसका कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, और फाइनली इंटरप्रिटेशन यानी कंक्लूजन ऑफ डाटा। इसके लिए हम कुछ एक टूल्स यूज़ करते हैं। तो जब हम कलेक्शन करते हैं तो सेंसर एंड सैम्पल टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एरेज या टैलीबार्स का यूज़ करते हैं। फॉर प्रेजेंटेशन टेबल ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। एनालिसिस के लिए हम परसेंट, एवरेज, कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंसी निकालते हैं। और इंटरप्रिटेशन जो है उससे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एनी परसेंट, एवरेज और जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल है उनके बीच का रिलेशन पता चलता है। ओके, देन आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या माना जाए, बाय नेचर वो साइंस कहा जाए या
उसे माना जाए आर्ट, तो यहाँ जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें से जो है वो साइंस बताती हैं और कुछ एक इसके जो एस्पेक्ट हैं वो इसे आर्ट्स की तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे साइंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें साइंटिफिक एंड ऑर्डरली ग्रुप ऑफ नॉलेज होता है, मेथड्स यूज़ करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो दैट्स वाई इसे हम साइंस मान करके चल सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट और पास्ट के फैक्ट्स को हम यहाँ पर यूज़ करके फ्यूचर की टेंडेंसीज बताते हैं। जबकि आर्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल साइंस होता है, तो यहाँ पर कलेक्शन हमको करना होता है, देन उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फैक्ट्स को हम बताते हैं, इसके साथ साथ हम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जब डाटा का के ऊपर वर्क करना होता है तो स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई हम इसे आर्ट कह सकते हैं। तो फाइनली ऐसा माना गया कि स्टैटिस्टिक जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि इसमें कुछ एक एस्पेक्ट्स जो हैं वो साइंस के हैं और कुछ एक एस्पेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने आर्ट्स के लिए रखे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इसके दो तरह के सब्जेक्ट मैटर हैं, डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक, ओके। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो है इट दिस डील्स विद द यूज़ ऑफ स्टैटिकल मेथड, राइट। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को कंपैरेबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यूज़ प्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्रेजेंट एंड पास्ट डाटा, राइट। और अगर हम साइंटिफिक स्टैटिस्टिक को देखें तो यहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं उसके बाद में हम वेरियस सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन एंड पॉलिसीज़ बनाते हैं, राइट। लिमिटेशन अगर हम देखें स्टैटिक्स की तो क्या है कि ये इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारे फैक्ट्स एक साथ लेकर के आने होते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस टेबल, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग पर्सन के अलग अलग वेजेस दिए हुए हैं, राइट। और जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो निकलता है 640, राइट। तो जब हमने ये यहाँ पर स्टडी किया तो वी फाउंड दैट कि यहाँ पर किसी भी पर्सन को अगर हम देखें तो फाइनली 640 नहीं मिल रहा है, बट अलग अलग पर्सनस को अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं, ओके। बट इन एवरेज हमने ये देखा कि ये 640 यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो हमारे रिजल्ट हैं दैट डजंट डील विद इंडिविजुअल, ओके। इंडिविजुअल स्टडी अगर हम करना चाहेंगे तो स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट यूज़फुल, क्योंकि यहाँ पे ये एवरेज प्रोवाइड कराते हैं, कंपैरिजन प्रोवाइड कराते हैं, ओके। अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है तो हमारा जो भी डाटा है हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। यू कैन सी दिस इन दिस टेबल, यहाँ पर आपको 3 ईयर्स दिए हैं और 3 फर्म्स दिए हुए हैं ABC, ओके। अगर हम सिर्फ इसका रिज़ल्ट को जो है वो देंगे किसी को तो वी विल फाइंड दैट कि प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द फर्म इज 6000, राइट। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं इस टेबल को तो यू विल फाइंड दैट कि एक्चुअली फर्म ए जो है इसमें ग्रोथ हो रही है, फर्म बी जो है यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और फर्म सी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट बस देख लेते, ठीक है, तो हमें यही फील होता कि तीनों फर्म जो हैं वो सिमिलर वर्क कर रही हैं। बट जब तक रेफरेंस के बिना हम स्टडी कर रहे थे तभी हमको पता चला, जैसे ही हम रेफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली तीनों फर्म जो हैं उनकी कंडीशन डिफरेंट है। एक फर्म प्रोग्रेस कर रही है, दूसरा रिग्रेस कर रही है, और तीसरी जो है उसमें ना तो प्रोग्रेस है ना ही रिग्रेस है, राइट। उसके बाद स्टैटिक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट के ऊपर वर्क कर सकती है, तो क्वांटिटेटिव ये होता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स के लिए ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है। एवरेज तक ही सही हो सकता है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था जहाँ पर वेजेस जो है वो 640 दिखा रहा था इन एवरेज, बट इन रियलिटी किसी को 750 वेजेस मिल रहे थे, किसी को 650 मिल रहे थे, राइट। तो एक एवरेज तक ये सही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। स्टैटिकल स्टडी के लिए क्या करना होता है, हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, डाटा हमारा सिमिलर होना चाहिए तभी स्टडी यूज़फुल होती है, और उसे मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर हमारा जो भी
पर्सन है, उज वर्किंग ऑन डाटा, वो चाहे तो इसे मैनिपुलेट भी कर सकता है, चेंजेस करता है अकॉर्डिंग टू इट्स बायस। ओके, अपने पक्षपात की वजह से चेंज किया जा सकता है, तो क्योंकि वो स्पेशल होता है तो वो चेंजेस कर भी देगा एंड जनरल लोगों को इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल भी नहीं पाएगी, राइट। देन इसके फंक्शन और इम्पोर्टेंस जो हैं दे आर समहाउ सिमिलर। तो फंक्शंस आर दोज की ये क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। फैक्ट्स को एक डेफिनेट फॉर्म में हमें ला करके प्रेजेंट करता है एंड बहुत बड़े डाटा को ये क्या करता है, एक छोटे फॉर्म में हमें प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ कई सारे फैक्टर्स जो हैं अगर हमारी प्रॉब्लम के पीछे तो उनके बीच का रिलेशन भी हमें बता देता है, ठीक है। इसके बाद पॉलिसीज़ एंड प्लान्स मेकिंग में ये हेल्प करता है और साथ ही साथ ये इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल यानी हमारी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकता है और किसी एक सेक्टर के अलग अलग टाइम, ठीक है ना। जैसे 2006 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी, 2016 में क्या थी और 2021 में आकर की पॉपुलेशन कैसी हो गई, इसके बारे में भी कंपैरिजन प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। अभी भी आपको ऐसे फील हो रहा है कि यू didn't understand some or the other thing, then you can ask me. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.